हाँ, तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में लेसन नंबर 16 वही ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पे जो औषधियाँ काम करती हैं उनके बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। हमारा कल का चैप्टर था नारकोटिक्स। हम नारकोटिक्स के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो नारकोटिक्स का मतलब वो मेडिसिन जो पशु को निद्रा में या उसको सेंसलेस करती है, या तो उसको निद्रा आ जाती है या पशु जो सेंसलेस हो जाता है, अचेतन अवस्था में ले आता है पशु को, वो मेडिसिन जो है वो नारकोटिक्स है। मैंने आपको कल ये बताया था कि जब आप मेडिसिन के बारे में यानी औषधियों के बारे में वो पदार्थ जो औषधियों के रूप में काम में आते हैं उनको जब आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको बार बार ऐसे शब्द आएंगे जो आपको याद होना ज़रूरी है, यानी उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एक तो चैप्टर नंबर 10 जो है औषधियों का औषध प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण जो है, जैसे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्शन, यानी औषधियों का औषधि के प्रभाव के आधार पर जो उनका वर्गीकरण है, और उसमें जो एब्रीविएशन दिए हुए हैं, शब्दावली जो दी हुई है, वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो उसमें दिया हुआ है स्टोमकिक है, एरोमेटिक्स है, गैस्ट्रिक एंटासिड है, लैक्जेटिव है, परगेटिव है, एस्ट्रिंजेंट है, बीटर्स है, कास्टिक्स है, हिमेटिनिक्स है। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको इनका ज्ञान होना जरूरी है, ताकि ये कि बार बार इनमें जब औषधियाँ पढ़ोगे तब बार बार इनका जिक्र होगा। ऐसे ही आपको चैप्टर नंबर 8 जो है फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें मेडिसिन को किस प्रकार से पशुओं को देते हैं, जैसे होस्ट क्या है, ड्राफ्ट क्या है, लोशन क्या है, ऑइंटमेंट क्या है, पेस्ट क्या है, एम्प्यूल क्या है, क्रीम क्या है, लिनीमेंट क्या है, ये कई शब्द हैं। तो जब तक आप 8 और 10 चैप्टर को अच्छी प्रकार से याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं लोगे, तब तक आपको ये मेडिसिन के बारे में जब पढ़ो तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन 2 चैप्टर को पहले अच्छी तरह से याद करें। तो आज का चैप्टर जो है वो नारकोटिक्स के बारे में है। कल भी अपने नारकोटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज नारकोटिक्स में एल्कोलॉइडल नारकोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नारकोटिक्स एल्कोलॉइडल होते हैं उसमें कौन कौन से, तो ये इनका जो एल्कोलॉइडल नारकोटिक्स है, यानी इनको मादक द्रव्य बोलते हैं। नारकोटिक्स को मादक द्रव्य, नशे वाली दवाइयाँ हैं ये। तो इसके यूज एक तो सेडेटिव है, एज हिप्नोटिक है, और एक इसका यूज एनाल्जेसिक में है, एंटीस्पास्मोडिक है। ये इसके 4 उपयोग है। तो ये आप उसको जब चैप्टर नंबर 10 को पढ़ोगे तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि भाई ये हिप्नोटिक, सेडेटिव, एंटीस्पास्मोडिक, एनाल्जेसिक क्या है। तो मुख्य रूप से जो एल्कोलॉइड है औषधि के रूप में जो अपने नारकोटिक्स काम में लेते हैं एल्कोलॉइड औषधि के रूप में, वो 4 है। मतलब मुख्य रूप से 4 है। उनमें ओपियम है, मॉर्फिन है, कोडीन है और एपोमॉर्फिन है। यानी ये 4 प्रकार के एल्कोलॉइड जो है मुख्य रूप से नारकोटिक्स के रूप में काम में आते हैं। वैसे तो इनका ये जो नारकोटिक्स है, जो एल्कोलॉइडल नारकोटिक्स जो है, एल्कोलॉइडल नारकोटिक्स में 4 जो आपको बताए, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन और एपोमॉर्फिन, इनका उपयोग बड़े जानवरों में, लार्ज एनिमल्स में अमूमन नहीं करते हैं, लेकिन छोटे पशुओं में इनका कुछ कभी कभी उपयोग कर लेते हैं। छोटे पशु जैसे कुत्ते हैं, छोटे जानवर हैं, बिल्ली है। अब अपने पहले करेंगे ओपियम के बारे में। ओपियम जिसको हिंदी में अफीम बोलते हैं, अफीम, अमल बोलते हैं ना, अमल जिसे अपने लोकल भाषा अमल कहते हैं, यानी अफीम है वो, जिसे ओपियम बोलते हैं। इसका उपयोग जो है ना मनुष्य जो है यानी ह्यूमन बीइंग में इसका उपयोग नशा करने के लिए लोग करते हैं। मोस्टली लोग नशा करने के लिए करते हैं।
इसका राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालौर में, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर साइड है, वहाँ के लोग जो है वो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। शादी के टाइम में या कोई आदमी मर जाता है तो वो खर्च वगैरह करते हैं, उसमें इसका बहुत उपयोग करते हैं इसका। पाली ज़िले में भी करते हैं, पाली यानी जो उधर का राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान जिसे बोलते हैं। अब इसे प्राप्त करने का क्या तरीका है? ओपीएम को यानी अफीम को कैसे प्राप्त करते हैं? ये इसकी खेती होती है अफीम की, चित्तौड़गढ़ में, उधर उदयपुर साइड में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर एरिया जो है, प्रतापगढ़ एरिया, उस एरिया में इस अफीम की खेती होती है, जो उसके लिए गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है इसके लिए बाकायदा अलग से। तो ये जो पौधे हैं, इसमें इसका एक पौधा है, उसमें नीले रंग के फूल आते हैं, नीले रंग के फूल आते हैं, और फूल जो है उसके बाद में फूल से डोडे बन जाते हैं। डोडे आपने देखे होंगे, आग के डोडे होते हैं, आग के डोडियाँ लगती है, उसी प्रकार से इसके डोडे लगते हैं, थोड़े बड़े बड़े डोडे आपने कपास में देखे होंगे, जब कपास खिलती है उससे पहले डोडे बनते हैं, ठीक है ना, उस प्रकार के इसमें डोडे लगते हैं। और उस डोडे पे जब मतलब उनको पता होता है कि भाई ये पौधा पक गया है, अमल अब पक गया है, इसको निकाल सकते हैं, तो वो उस डोडे पे चीरे लगा देते हैं, चीरे, ठीक है ना, चीरे लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि वो उसके अंदर जो दूध होता है, अमल का दूध है, वो रिश्ता रहता है, रिश्ते के मतलब परत बना लेता है ऊपर, उसके ऊपर जम जाता है कैप्सूल पे जम जाता है, जो धूप में सूख के गहरे भूरे रंग का हो जाता है, धूप में सूख जाता है, गहरे भूरे रंग का होता है। फिर इसको पपड़ी के रूप में उतार लेते हैं, इसको पपड़ी के रूप में उतार लेते हैं, जो समय बाद में कुछ टाइम बाद में काला रंग हो जाता है इसका। इसीलिए अपने जब अमल आता है अपने पास में या देखते हैं तो काले रंग का होता है। तो ये उस डोडे से प्राप्त होता है। इसकी विधि जो है वो ये इस तरह से विधि है इसकी। और वैसे ये जो अफीम है, इसमें इसके प्रारंभिक एल्कलॉइड जो है वो 18 प्रकार के होते हैं। 18 प्रकार के प्रारंभिक एल्कलॉइड होते हैं इसके अंदर। अफीम में एल्कलॉइड 18 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, लेकिन अपने मेन जो है एल्कलॉइड वो है, जो मेन एल्कलॉइड है जिनका अपने अध्ययन करेंगे वो है मॉर्फिन। यानी इसमें जो एल्कलॉइड है मॉर्फिन में वो 5 से 21% होता है। एल्कलॉइड जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 5 से 21% होता है मॉर्फिन में। कोडीन में 0.3 से 0.8% होता है। थियोबेन में 0.3% होता है, और नारकोटीन में ये 2 से 7% होता है। तो ये इसके एल्कलॉइड हैं, किसके? ओपीएम के। और ये पशु चिकित्सा में क्या काम आते हैं? जो ओपीएम है ये एक तो पाउडर के रूप में आता है काम में, पल्व ओपीआई यानी ओपीएम का पाउडर काम में लेते हैं। फिर इसका टिंचर बनाते हैं, टिंचर ओपीएम का टिंचर। और एक इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट। और एक इसका ऑइंटमेंट। यानी ये 4 प्रकार से काम है, पाउडर, एक्सट्रैक्ट, टिंचर और ऑइंटमेंट के रूप में। अब इसकी खुराक, इसकी डोज इसकी पाउडर के रूप में एज ए पल्व ओपीआई, यानी पल्व ओपीएम इसमें 10% मॉर्फिन होता है। उसकी खुराक जो है, यानी पल्व ओपीएम है उसमें 10% मॉर्फिन होगा। उसकी खुराक जो है केटल में 8 से 12 ग्राम है, घोड़े में 4 से 8 ग्राम है, गोट में 0.6 to 1 ग्राम है, और डॉग में 30 to 120 mg है। इसका उपयोग जो है वो डावर्स पाउडर बनाने का काम भी आता है। जो कुत्तों में डावर्स पाउडर बनाते हैं, जो कुत्तों में कोराइजा क्या है, एक प्रकार का जुकाम टाइप बीमारी है ये। ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा भी जुकाम में होता है, एक प्रकार का वायरल इन्फ्लुएंजा। इसमें भी 10% मॉर्फिन होता है जो इसको यूज़ में लेते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या है? इसका कंपोजिशन है ओपीएम पाउडर 10 ग्राम, और इपिकेकुआना पाउडर ये 10 ग्राम, और पोटेशियम सल्फेट ये 80 ग्राम। ये इनका एक मिक्सचर है, ये पुड़िया बना लेते हैं जो उसको अभी जो बीमारियां बताई थी कुत्ते की 4 बीमारियों देते हैं। और वैसे इसकी खुराक जो है केटल में हॉर्स में 4 से 15 ग्राम है,
ये जो अभी पाउडर बनाया था इसकी खुराक है केटल एंड हॉर्स में 4 से 15 ग्राम है और कुत्ते में 0.3 से 1 ग्राम है। अब टिंचर ओपियम सेकंड आता है, टिंचर ओपियम। इसे लेडुनम भी कहते हैं, लेडुनम भी कहते हैं। इसमें मॉर्फिन होता है 1%। लेडुनम में मॉर्फिन, टिंचर ओपियम जो है इसमें मॉर्फिन है वो 1% होता है। इसकी खुराक केटल में 15 से 60 ml, हॉर्स में 15 से 60 ml, शीप एंड गोट 2 से 9 ml, डॉग में 0.3 to 1.3 ml और मेन में 0.3 to 2 ml। ये इसकी डोज है। एक होता है लाइकर लिक्विड एक्सट्रैक्ट ओपियम, इसमें 0.75% मॉर्फिन होता है। ये याद करना आपको कि लिक्विड एक्सट्रैक्ट ओपियम में मॉर्फिन कितने परसेंट होता है, टिंचर ओपियम में कितना होता है, पाउडर में कितना होता है और लिनीमेंट में कितना होता है। तो लिक्विड एक्सट्रैक्ट ओपियम में 0.75% होता है और इसकी डोज 15 से 30 ml है हॉर्स केटल में, डॉग में 0.3 to 1.3। ये डोज आपकी दी हुई है किताब में, उससे आप याद करना। फिर आता है लिनीमेंट ऑफ ओपियम। लिनीमेंट शरीर के ऊपर लिनीमेंट लगाते हैं ना, लिनीमेंट, उसमें टिंचर ओपियम 50 ml और सोप लिनीमेंट होता है 50 ml। इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। टिंचर ओपियम 50 ml और सोप लिनीमेंट को 50 ml, दोनों को मिला के जो लिनीमेंट बना लेते हैं। इसका ओपियम का उपयोग जो है ना कई प्रकार से कर सकते हैं। ओपियम अफीम का उपयोग जैसे स्थानीय दर्द निवारक, अगर मान लो कहीं पे पेन हो ना मनुष्य में या कुत्तों में, तो उस जगह पे लगा देते हैं, इसको ऊपर लगा देते हैं लोशन और ऑइंटमेंट के रूप में, जिससे क्या है कि उस लोकल एब्जॉर्व करके और दर्द को कम कर देता है। एक सेडेटिव के रूप में काम में लेते हैं। सेडेटिव होता है बिना नींद लिए उत्तेजना को कम करना, यानी सेडेटिव वो ड्रग है जिसको लेने से आदमी नींद नहीं आती है उसको, लेकिन वो उत्तेजना खत्म हो जाती है उसकी, यानी वो स्लगिश हो जाता है, ठीक है ना, उसको कोई सेंस नहीं रहता है। ये मैंने आपको पहले जो पीछे पढ़ाए थे सेडेटिव है, उसमें आपको अच्छी तरह से उदाहरण से समझाया था। ये एज ए सेडेटिव किस में देते हैं, इंटराइटिस में, डिसेंट्री में और गर्भाशय या गर्भनाल से गुदा का बाहर आ जाना, यानी गुदा भी बाहर आ जाते हैं कई बार, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम जिसे बोलते हैं, एनएस से बाहर आ जाती है रेक्टम, या यूट्रस बाहर आ जाते हैं जिसे प्रोलेप्स बोलते हैं, तो उनके अंदर भी ये सेडेटिव का काम करता है। और एक इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम में लेता है। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन के सीक्रेशन को कम करता है, सेडेटिव का मतलब कम करता है, और उसकी संकुचन को कम करता है। जैसे डायरिया है, एंट्राइटिस है, अगर मान लो डिसेंट्री हो गई, डायरिया एंड डिसेंट्री, डिसेंट्री मतलब है फीकल मटेरियल में ब्लड करना, तो ये इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम में आता है। इसकी डायरिया एंड डिसेंट्री में डोज जो है पलोपी 4 ग्राम और पलोकटेचू और पलोक्रीटा और केवलिन, ये तीनों जो है 16-16 ग्राम लेते हैं और इनका एक ये खुराक बना लेते हैं। ऐसे 6 खुराक बनाते हैं, इस प्रकार की 6 खुराक बना लेते हैं और 500 ग्राम गुड़ में दिन में 3 बार देते हैं, यानी 500 ग्राम गुड़ लेके उसके साथ उसको देते हैं, 3 बार देते हैं। एक इसका उपयोग होता है एज ए डाइफोरेटिक, यानी डाइफोरेटिक का मतलब होता है पसीना ज़्यादा लाती है, वो दवाइयाँ जिससे पसीना ज़्यादा आता है, यानी पसीना, जिस पशु का पसीना नहीं आता हो ना तब इसको देते हैं तो उसका पसीना ज़्यादा आएगा। और ये कुत्तों में डावर्स पाउडर जो आपको पहले बताया था वो बुखार में देते हैं, जब बुखार होता है कुत्ते को तो उसमें डावर्स पाउडर के रूप में देते हैं। एक उल्टी आती है पशु को, एंटीमेटिक के रूप में काम में लेते हैं, उल्टी को कम करता है। और एक नारकोटिक्स अर्थात पशु का दर्द दूर करती है, लेकिन पशु को गहरी नींद भी आ जाती है, यानी नारकोटिक्स के रूप में क्या करती है, दर्द भी कम करती है और पशु को नींद भी आ जाती है, पशु को या इंसान को गहरी नींद भी आ जाती है। और एक एंटीस्पास्मोडिक, पेट का दर्द कम करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं।
एक स्ट्रिक्निन विषाक्तता, यानी स्ट्रिक्निन जो है उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए स्ट्रिक्निन की, तो उसका एंटीडोट है ये अफीम। ओपियम जो है स्ट्रिक्निन का एंटीडोट है। ये सिर्फ कुत्तों में ही देते हैं इसको, 1 ग्रेन देते हैं जब तक उसके स्पाज्म बंद नहीं हो जाए, यानी तब तक देते हैं जब तक उसके स्पाज्म आते हैं ना, स्पाज्म को क्या बोलोगे आप, क्रिम्प्स आते हैं, दौरा पड़ता है, जब तक वो दौरा ख़त्म नहीं हो जाए ना पॉइजनिंग का, तब तक इसको यूज़ करते हैं। और हीमोस्टेटिक ब्लड को रोकता है इंट्राइटिस में और डिसेंट्री में। इंट्राइटिस और डिसेंट्री में ब्लड रोकने काम आता है, इसलिए हीमोस्टेटिक का काम भी करता है। और सेकंड एल्केलॉइड है मॉर्फिन। ये भी मतलब कि अफीम का मुख्य एल्केलॉइड है, यानी अपने 4 एल्केलॉइड जो मेन पढ़ने तो उसमें सेकंड एल्केलॉइड है मॉर्फिन। मॉर्फिन हाइड्रोक्लाइड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग भी क्या है, एनोडाइन, एंटीडोट ऑफ स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग और परी एनेस्थेटिक, यानी एनेस्थीसिया से पहले बेसल एनेस्थीसिया देते हैं ना, एनेस्थीसिया देने से पहले जो देते हैं एनेस्थीसिया उसको परी एनेस्थेटिक बोलते हैं। और ये सब देने के लिए उसको सबकट से देते हैं, सबकट में देते हैं पशुओं को। कैसे देते हैं सबकट से, केटल में 100 से 240 mg, हॉर्स में 100 से 240 mg, शीप में 30 से 60 mg और डॉग में 8 से 16 mg इसकी डोज है। अब तीसरा जो है उसमें आता है एल्कलॉइड जो है, ओपियम का तीसरा एल्कलॉइड है कोडीन। कोडीन जो है ये अफीम के व्युत्पन्न एल्कलॉइड्स, यानी सेकेंडरी एल्कलॉइड है। वो प्राइमरी एल्कलॉइड थे, ये सेकेंडरी एल्कलॉइड है। और मुख्य रूप से ये कोडीन फॉस्फेट के रूप में काम आता है, मतलब चिकित्सा में मुख्य रूप से कोडीन फॉस्फेट के रूप में काम में आता है। और ये भी सिरप के रूप में केवल कुत्तों में तथा मनुष्यों में उपयोग होता है, यानी इसका उपयोग सिर्फ कुत्तों में और ह्यूमन बीइंग में काम में लेते हैं। सिरप कोडीन फॉस्फेट मार्केट में जो मिलती है। और ये जो है ना रंगहीन पाउडर वो क्रिस्टल के रूप में होता है, तो पानी में घुलनशील है। रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय पाउडर है जो पानी में घुल जाता है आसानी से। इसका मुख्य रूप से क्या यूज, एक एंटीटूसिव है। एक तो एंटीटूसिव का मतलब जो सूखी खांसी आती है ना, एंटीटूसिव खांसी आती है बार बार, उसमें एक तो कफ को और ब्रोंकियल सीक्रेशन जो होता है उसको कम करता है। और एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, यानी जो तरल पदार्थ सीक्रेशन होता है उसको बाहर निकालने में काम करता है। इसका उपयोग न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस रोगों में मुख्य रूप से करते हैं। इसको लेने से हल्का नशा आ जाता है, इसलिए मनुष्य को श्वास संबंधी रोग, दमा, खांसी आदि विशेष सिरप के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो अब अपने इसके बाद में यूज़ करेंगे नॉन ओपिएट्स और नॉन ओपियम। ये तो ओपियम था, अब नॉन ओपियम के बारे में पढ़ेंगे। नॉन ओपियम में कौन कौन सी मेडिसिन आती है। एक तो आता है कैनाबिस, इसको भी नारकोटिक्स के रूप में काम में लेते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गांजा बोलते हैं। गांजा भी एक प्रकार नशा है, नशा होता है इससे। और गांजा जो है ये एक विशेष प्रकार के पौधे से प्राप्त की जाती है। गांजा जो है विशेष प्रकार का पौधा होता है, कैनेबिस सेटाइवा जिसका नाम है, कैनेबिस सेटाइवा। और फलों को सुखाने से गांजा बनता है। पत्तियों के अगर इसके फल होते हैं ना, जो ये पौधा है कैनेबिस सेटाइवा, ये एक पौधा है जो गांजे का पौधा है। उसके विभिन्न जो पार्ट्स है उससे अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे इसके फलों को सुखा देते हैं तो गांजा बनता है, और अगर इसकी पत्तियों को सुखा लेते हैं तो चरस बनती है। अगर इसके ताज़ा निकली पत्तियां फूल व फल के ऊपर के फल रूपी भाग को सुखाकर भांग, यानी ताज़ा निकली पत्तियां फूल फल के ऊपर फल रूपी भाग को सुखाकर बनाते हैं, वो तो हो गया भांग। और इसी को अगर कंसंट्रेट के रूप में करते हैं तो उसको हशीश बोलते हैं, हशीश।
आशीष, तो ये अलग अलग नाम है इसके। भांग के पौधे, गांजा जो है, गांजा, चर्स, और ये एक ही प्रकार का जो पौधा बताया मैंने आपको, कैनेबिस सेटाइवा, उसी से कैनेबिस सेटाइवा के फल फूलों से, पत्तों से जो बनते हैं उनके अलग अलग नाम है। इनको आपको याद करना है भली भांति, ताकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इसका दवा के रूप में क्या उपयोग है? एक तो एनोडाइन और हिप्नोटिक का काम करता है। ये एनोडाइन दर्द कम करता है, हिप्नोटिक नींद के लिए। और मुख्य रूप से जो है ना, पेट दर्द में, कोलिक में, एंट्राइटिस आदि में इसका उपयोग होता है। ये ओपियम और मॉर्फिन की बनिस्बत अच्छी तरह असर करने वाली दवा है। वो इतना असर नहीं करती जितनी ये दवा पेट दर्द में और एंट्राइटिस में असर करती है। एक ये एंटीस्पास्मोडिक है, यानी पेट में ऐंठन आती है, मरोड़े जिसे बोलते हैं, उसको दूर करने भी इसका उपयोग में लेते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो इसको उपयोग में लेते हैं। आंतों के मरोड़ यानी इंटेस्टाइनल स्पाज्म है, और धनुष बाय में यानी टिटनस में, जब टिटनस में दौरे पड़ते हैं ना पशुओं को, ह्यूमन बीइंग को, उसमें भी इसको काम में लेते हैं। और ये घोड़े में जनरल एनेस्थेटिक के रूप में भी काम में लेते हैं, और अन्य पशुओं में इस औषधि का उपयोग जनरल एनेस्थेसिया के रूप में बहुत कम करते हैं, यानी नहीं करते हैं। अब उसके बाद में आता है कोकेन। कोकेन ये साइथ्रोक्सिलम सिरप से प्राप्त होने वाला एल्कोलॉइड है, यानी साइथ्रोक्सिलम सिरप से जो प्राप्त होने वाला एल्कोलॉइड है, इसको पशिक्षा में नहीं के बराबर है। यानी इसका उपयोग पशी में, इसको मैं आपको याद करना है, ये कोकेन एल्कोलॉइड है, ये किससे प्राप्त होता है? यानी ये साइथ्रोक्सिलम सिरप से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में आता है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका को क्या बोलते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपित करने का काम आता है। उद्दीपित का मतलब स्टिमुलेट करता है उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसको हिंदी में कुचिला बोलते हैं, जहर पॉइजन बोलते हैं, यानी कुचिला बोलते हैं, पॉइजन नट भी बोलते हैं इसको, पॉइजन नट भी बोलते हैं, इसके सिनोनिम है ये स्ट्रिक्नस नक्स भूमिका नामक पेड़ का डिश शेप बीज होता है, डिश की शेप का बीज होता है, तथा इसमें मुख्य रूप से स्ट्रिक्निन नामक 1.2% एल्कोलॉइड होता है। इसका एल्कोलॉइड का नाम है स्ट्रिक्निन। इसके पके हुए सूखे बीज को नक्स भूमिका कहते हैं, यानी इसके पके हुए सूखे बीज होते हैं ना, पके हुए बीज जो सूख जाते हैं उनको नक्स भूमिका बोलते हैं, नक्स कोमिका कहते हैं। उन बीज को क्या बोलते हैं? नक्स कोमिका। अब ये एक तो क्या औषधि के रूप में पल्व नक्स भूमिका यानी पाउडर के रूप में काम आता है, और एक टिंचर नक्स भूमिका टिंचर के रूप में काम आता है। ये नक्स भूमिका पाउडर जो है वो इसमें 1.2% स्ट्रिक्निन होता है। जो स्ट्रिक्निन एल्कोलॉइड है ना, वो नक्स भूमिका पाउडर में 1.2% होता है। इसकी खुराक जो है स्टोमकी के रूप में तो केटल में देते हैं 4 से 8 ग्राम, और हॉर्स में देते हैं 1.3 to 4 ग्राम, डॉग में देते हैं 30 to 200 mg। और इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट के रूप में, यानी इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए केटल एंड हॉर्स में 15 से 30 ग्राम देते हैं। अब आता है टिंचर नक्स भूमिका। टिंचर नक्स भूमिका, इसमें 1.125% स्ट्रिक्निन होता है, यानी स्ट्रिक्निन एल्कोलॉइड जो है टिंचर नक्स भूमिका में 0.125% स्ट्रिक्निन होता है। इसकी खुराक है केटल में 30 ml, हॉर्स में 15 से 30 ml, और डॉग में 0.12 से 0.6 ml। अब इसके उपचार क्या है? एक तो बीटल स्टोमकिक यानी पाचन रसों को बढ़ाकर भूख बढ़ाने के लिए काम में आता है। इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट है, और साइलेगोग टॉनिक है, लार का स्राव बढ़ाने के लिए भी काम आता है, यानी साइलेगोग टॉनिक। और एफ्रोडिशियक, अगर मान लो पशु सेक्सुअली कमज़ोर हो जाता है, पशु सेक्सुअली प्रजनन क्रिया में उसके कमज़ोरी आ जाती है, तो नक्स भूमिका का उपयोग जो है वो प्रजनन क्रिया को बढ़ाने के काम में आता है, यानी और एक एक्सपेक्टोरेंट के काम में आता है।
एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ को निकालने काम में एक्सपेक्टोरेंट। एक नर्वाइन टॉनिक है ये। अगर मान लो पैरालिसिस हो जाता है पशुओं को, तब भी इसको नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम में लेते हैं। और रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सेरेब्रल, स्पाइनल स्टिमुलेंट है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम, सेरेब्रल और स्पाइनल स्टिमुलेंट है। ये स्टिमुलेंट का काम करता है इनको, नर्वस सिस्टम को। तो ये जो आज अपने नारकोटिक्स में यही तक पढ़े, कल से जो आगे इसके इंग्रेडिएंट हैं उनका कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।